गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 इज कंबशन एंड फ्लेम। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है। कंबशन मतलब होता है कोई भी चीज जब जलाते हैं। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज कंबशन। और फ्लेम क्या होता है? फ्लेम मतलब कि होता है जो फायर निकलती है, हमें प्रकाश दिखता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम होती हैं। जैसे हम देख पाते हैं कुछ भी जलता है तो उसमें कलर दिखते हैं, ब्लू, रेड, ये सब इसको फ्लेम कहते हैं। जैसे कि एक बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट बर्न विद अ फ्लेम एंड मैनी अदर सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न विद अ फ्लेम। बहुत सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और बहुत ऐसे होते हैं जो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होते हैं। जैसे कि आप वुडन स्टिक, एक थिन वुडन स्टिक को जलाया जाए तो वो इजीली जल जाएगी, लेकिन अगर वो वुडन स्टिक मोटी हो तो उसको जलाने में टाइम लगेगा। जैसे कोल होता है, कोयले को अगर जलाते हैं तो वो जलता नहीं है फ्लेम के साथ, लेकिन वो रेड हॉट हो जाता है और वो हीट देता है और लाइट दोनों देता है, लेकिन उसमें फ्लेम नजर नहीं आती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कोल। और अब कंबशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज कंबशन। कंबशन इज डिफाइंड एज द केमिकल चेंज इन विच बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे हीट भी प्रोड्यूस हो और लाइट भी प्रोड्यूस हो जिस सब्सटेंस को जलाने के बाद, उसको कहते हैं कंबशन। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन हो पाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कि हमने पढ़ा, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो होता है जो रिवर्स वापस से वही चीज जलाने के बाद सेम ना हो पाए। जैसे कि बर्निंग पेपर को अगर हम जला देंगे तो वो पूरा जल जाएगा, फिर उसकी ऐश बन जाएगी, वो राख बन जाएगा, वापस से उसे पेपर नहीं बना दिया जा सकता। तो फिर जो फिजिकल चेंज होता है वो केमिकल चेंज के उल्टा होता है, जो कि रिवर्स हो जाता है, वापस से वही बन सकता है। जैसे फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज एंड कैन बी रिवर्स्ड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। For example, if ice melt, it cannot be recovered into ice without forming any new substance. जैसे कि हम आइस को मेल्ट कर देंगे तो वो फिर से तो फिर आइस अगर पिघल जाती है तो उसको अपन फिर से रिकन्वर्ट कर सकते हैं आइस के फॉर्म में। तो आइस का एग्जाम्पल हो गया फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में पेपर का। तो अब आता है सब्सटेंसेस, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है कंबस्टेबल सब्सटेंस, एक होता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली फायर को कैच कर लें, वो होते हैं कंबस्टेबल। जैसे कि कहीं भी पेट्रोल लगा हो, पेट्रोल हो, एलपीजी हो, कुकिंग गैस हो, और वैक्स हो, केरोसिन हो, ये सब इजीली कोई भी क्लोथ, वुड, कोल, ये एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ये इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। अब आता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस वो होते हैं सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कैच फायर इजीली इन द एयर और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन या एयर में इजीली फायर नहीं ले पाते हैं उनको कहते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, सैंड हो गया, मतलब मिट्टी, एटसेट्रा, ये सब हो गए नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब आता है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। अगर कंबशन की प्रोसेस जो होती है, अगर कंबशन के लिए हमें कौन सी कंडीशंस की जरूरत होती है? जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, हमें कोई सब्सटेंस की जरूरत होगी ताकि वो, जैसे कि वुड हो गया, चारकोल हो गया, केरोसिन हो गया, एटसेट्रा आर फ्यूल्स। ये सब फ्यूल्स की हमें जरूरत पड़ती है जलाने के लिए। उसके बाद सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता है? जैसे कि हमें फ्यूल को जलाने के लिए, और फ्यूल को जलाने के लिए क्या क्या चीज सपोर्ट करती है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन में ही कंबशन हो पाता है। तो ऑक्सीजन हो, गैस हो गया जो कि सपोर्टर ऑफ कंबशन है। एयर के साथ 21% ऑफ ऑक्सीजन हेल्प इन कंबशन। एयर के साथ जो 21% ऑक्सीजन होती है वो हेल्प करती है कंबशन में। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। बिना ऑक्सीजन की कंबशन नहीं हो सकता। अब आता है इग्निशन टेम्परेचर। जो लोएस्ट टेम्परेचर में जो सब्सटेंस फायर कैच कर ले, ये बाकी सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। ये सब हमें चीजें चाहिए पड़ती है कंबशन में।
अब आता है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बर्निंग प्रोड्यूसेस फायर, जलाते हैं तो फायर प्रोड्यूस होती है, लेकिन कभी कभी ये यूजफुल होती है, कभी कभी ये हार्मफुल होती है। जैसे कि अगर हम थोड़ी सी फायर लगा देंगे गैस स्टोव में तो वो खाना बनाने के लिए तो वो जल जाएगा। तो ये एक यूजफुल हो गया कि फायर से ये यूजफुल हो गया। विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक फूड, बिना फायर के हम फूड नहीं बना सकते। तो जब ये हो गया एक यूजफुल, अब होता है हार्मफुल। फायर से क्या हार्म होता है, अगर वो फायर पूरे हाउस में लग जाए, ऑफिस में लग जाए, या फैक्ट्री में लग जाए, या ऑयल टैंकर में लग जाए, या पेट्रोल पंप में, तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट हो जाएंगे। पूरा हाउस जल जाएगा, ऑफिस जल जाएगा, फैक्ट्री जल जाएगी, तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए। पहले हमने पढ़ा यूजफुल, उसके बाद हार्मफुल। तो ये एक लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए लॉस हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग अ फायर इज कॉल्ड फायर फाइटनिंग। अगर हम फायर को बुझाते हैं तो उसको कहते हैं फायर फाइटनिंग। एनी फायर नीड्स 3 थिंग्स। किसी भी फायर कहीं पे भी हम जलाते हैं कुछ, तो 3 चीजें जरूरी होती हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे फ्यूल हो गया, एयर हो गया और हीट हो गया। इसके बिना फायर नहीं लग सकती। फॉर दिस पर्पस अ फायर ब्रिगेड और अ फायरमैन इज कॉल्ड। अगर कहीं पे भी आग लग जाती है तो हम या तो फायर ब्रिगेड को मंगवाते हैं या फायरमैन को मंगवाते हैं, या फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है। वो फायर को बुझाते हैं उसके ऊपर पानी डाल के और फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करके। अब आता है फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कि आग बुझाना, कैसे आग बुझाई जाए। A fire can destroy in a matter of minutes a home or a business that has taken decades to establish. That's why method of putting out fire are so important. बहुत हम मेहनत से बनाते हैं सब कुछ, हाउस हो गया, बिजनेस हो गया, किसी का बिजनेस, तो वो प्रॉपर्टी जिस जगह पे वो लोग कर रहे हैं, अगर वो जगह ही, वो ऑफिस ही जल जाए तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर इम्पोर्टेंट है, हमें आग बुझाएंगे हम, इसलिए ये सब स्टेप्स दिए गए हैं कि आग कैसे बुझा सकते हैं। बाय रिमूविंग द फ्यूल, जैसे कि हमने पढ़ा आग कैसे लग सकती है, जब फ्यूल, एयर और हीट हो तो आग लग सकती है। और अगर हमें आग बुझानी हो तो अगर हम ये तीनों को रिमूव कर देंगे तो आग लगने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। जैसे कि बाय रिमूविंग द फ्यूल, बाय रिमूविंग द हीट, बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई इन द बर्निंग सब्सटेंस। तो अगर हम एयर सप्लाई को बंद कर देंगे तो फिर फायर नहीं फैल सकती, तो ये भी हो गया। तो जो ये कटिंग ऑफ वाला जो लास्ट है, बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस, तो इसमें ऐसा होता है कि हम आग को कैसे बुझा पाए, एयर को कैसे रोक पाए उस सब्सटेंस तक। तो एक होता है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट से भी जब हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो ब्लैंकेट से एयर सप्लाई रुक जाती है, तो एक ये भी हो गया। और दूसरा ये भी हो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे दिया गया है जो हेल्प करती है फायर को बुझाने के लिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सिलेंडर्स के अंदर भरी हुई होती है गैस। तो अब आता है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है। ये 2 तरह के होते हैं, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और होता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने टाइप्स का होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है रैपिड, एक होता है एक्सप्लोसिव। ये 3 तरह के कंबशन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे spontaneous combustion, जो कि it is combustion that occurs at room temperature on its own. It is shown by substance that have an ignition temperature less than room temperature. जो कि अचानक अगर कुछ भी पड़ा रहता है, अचानक से फायर लग जाती है किसी चीज में, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो सनलाइट पड़ती है किसी भी चीज पे तो वो जल जाती है, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। जो कि हीट रेस कमिंग फ्रॉम द सन और अ लाइटनिंग स्ट्राइक माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ कंबशन। जैसे कि जब बहुत तेज बारिश पड़ती है तो लाइटनिंग होती है आसमान में, उससे भी बहुत चीजें
डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये सब अचानक होता है तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब आता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? इट अकर्स रैपिडली इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम में ही आग पूरे में फैल जाती है और बहुत आग लग जाती है और लाइट भी फैल जाती है, उसको कहते हैं रैपिड कंबशन, पूरे में फैल जाना जल्दी से। तो जैसे हो गया एलपीजी हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया और कोल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये हो गया कि अगर हमारा गैस नहीं जलता है तो हम माचिस की तीली चलाते हैं। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen। जैसे कि हम किचन में या तो लाइटर से जलाते हैं गैस या तो मैच स्टिक्स यूज करते हैं, तो उससे गैस स्टोव में मतलब जल्दी से वो जल जाता है। तो ये रैपिड कंबशन हो गया। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक और रैपिड मतलब कि जल्दी से। अब आता है एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है? ये इट इज द कंबशन दैट अकर्स एक्सट्रीमली फास्ट विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एंड ऑल्सो लाउड साउंड। एक्सप्लोसिव कंबशन वो होता है जो कि एक्सट्रीमली फास्ट होता है और हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है, दोनों रिलीज करता है और बहुत साउंड भी क्रिएट करता है ये कंबशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्रैकर मतलब कि फटाके। जब फटाके जलाते हैं तो उसमें साउंड भी आता है तेज, लाइट भी जलती है और हीट भी होती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका क्रैकर। तो स्पॉन्टेनियस मतलब कि अचानक, रैपिड मतलब कि जल्दी से फैल जाना और एक्सप्लोसिव मतलब कि लाउड साउंड के साथ फास्टली फैल जाना। अब आता है फ्लेम। फ्लेम क्या होता है? जब कुछ चीज जलाई जाती है, when something is burned, a hot luminous gas emerges out of the substance. This gas is called flame. जब कुछ जलाया जाता है तो एक हॉट ल्यूमिनियस गैस उसमें से निकलती है, उस सब्सटेंस में से, उस गैस को कहा जाता है फ्लेम। तो फ्लेम मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कैंडल का, तो ये फ्लेम हमें दिखाई दे रही है। तो फिर ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है कि कैरोसिन ऑयल, वैक्स एक्सेट्रा, वो एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें हमें फ्लेम दिखाई देती है। जो जलाते हैं हम कुछ भी तो फ्लेम दिखाई देती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें मैच स्टिक का। यहाँ पे मैच स्टिक का एग्जाम्पल दिया है। अगर हम माचिस की तीली को जलाएंगे तो उसमें कौन सी फ्लेम दिखाई देती है? येलो फ्लेम दिखाई देती है। ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम भी होती है, वो हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग एलपीजी। एलपीजी जब बर्न होता है तो ब्लू फ्लेम निकलती है। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिए हैं। अ फ्लेम इज शाइनिंग जोन इन विच अ कंबशन गैसियस मटेरियल अंडरगोस कंबशन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। फ्लेम को हम शाइनिंग जोन भी कह सकते हैं, जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है उसको कहते हैं। अब आता है ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट गिव फ्लेम वाइल बर्निंग। सब्सटेंसेस विच वेपराइज वाइल बर्निंग गिव फ्लेम। जो सब्सटेंस वेपराइज होते हैं जलने पे, अगर हम कोई जला दें तो वो हमें फ्लेम भी दिखाई देगी और आग में ही वो वेपराइज हो जाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। एंड दोज विच डू नॉट वेपराइज वाइल बर्निंग डू नॉट गिव फ्लेम। जो जलने पे वेपराइज ना हो तो वो फ्लेम नहीं देते हैं वो सब्सटेंस। जैसे कि हमने कोल को देखा है, कोयला जब जलता है तो उसमें फ्लेम और मतलब कि उसमें फ्लेम ऐसे दिखाई नहीं देती अलग से, धुआं उसमें रेड कलर का वो हो जाता है और वो हीट और लाइट दोनों देता है। अब आता है ल्यूमिनियस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। दो तरह की फ्लेम दी गई हैं। जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है, ब्लू कलर्ड फ्लेम विच प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल लाइट। ब्लू कलर की फ्लेम जो बहुत ही लिटिल लाइट प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। जैसे कि एलपीजी हो गया, कैरोसिन हो गया, जब ये जलते हैं तो बहुत कम लाइट प्रोड्यूस होती है और ब्लू कलर की फ्लेम उसमें से निकलती है। और फिर ल्यूमिनियस क्या होता है? ये हो गया नॉन ल्यूमिनियस, ब्लू कलर की फ्लेम होती है जिसमें। अब होता है ल्यूमिनियस। और येलो फ्लेम विच प्रोड्यूसेस हीट एंड appreciable amount of light is called luminous flame। जो येलो कलर की फ्लेम हो जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, appreciable amount की लाइट प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस ब्लू कलर्ड फ्लेम
ल्यूमिनियस येलो फ्लेम। तो जो कैंडल हो जाती है, कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं, यहाँ पे दिया है, अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं तो इसकी वैक्स मेल्ट होती है और फिर इसकी वैक्स मेल्ट हो जाती है और फिर ये वेपराइज हो जाता है जलने के बाद। तो ये कौन सी लाइट प्रोड्यूस करती है? ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस करती है कैंडल, तो फिर इसलिए ये ल्यूमिनियस फ्लेम हो गई। द कैंडल फ्लेम इज येलो एंड luminous due to incomplete combustion of wax vapor। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ये जो बना हुआ है कैंडल का पूरा। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम हम पढ़ेंगे। इसमें 3 जोन्स होते हैं फ्लेम के। फर्स्ट होता है इनर मोस्ट जोन, नेक्स्ट मिडिल जोन एंड थर्ड वन आउटर मोस्ट जोन, और होता है उसके बाद द लोएस्ट ब्लू जोन। तो अब आता है इनर मोस्ट जोन, जो सबसे अंदर होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है फ्लेम का। ये जो ब्लैक पार्ट दिया है इस डायग्राम में, तो ये क्या कंटेन करता है? अनबर्न पार्टिकल्स इसमें लग जाते हैं। कार्बन फ्रॉम द विक, इसको कहते हैं अनबर्न फ्यूल, इस पे लग जाते हैं ब्लैक पार्ट पे। ये हो गया इनर मोस्ट जोन, जो सबसे अंदर हो गया। अब आता है मिडल जोन। मिडल जोन में क्या होता है? जो येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज जो पार्ट है ये हो गया मिडल जोन में आ जाएगा ये, और ये ल्यूमिनियस हो गया। दिस इज बिकॉज ये पार्ट ज्यादा हॉट नहीं होता है। दिस इज बिकॉज दिस पार्ट गेट्स अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आती है, इसलिए ये ज्यादा हॉट नहीं होता है। सो इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस, which is why it burns orange and is luminous। अब आता है आउटर मोस्ट जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। तो ये क्या प्रोड्यूस कर? दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम बर्न्स विद अ ब्लू कलर। ये जो पार्ट होता है आउटर मोस्ट, ये ब्लू कलर का होता है और ये नॉन ल्यूमिनियस हो जाता है। ये ज्यादा लाइट डज नॉट इमिट लाइट। अब आता है द लोएस्ट ब्लू जोन। लोएस्ट ब्लू जोन, दिस जोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम के बेस पे होता है, ये लोएस्ट ब्लू जोन कहते हैं इसको। द ब्लू कलर ऑफ दिस जोन इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस इन द डार्क प्लेस। ये इसलिए क्योंकि ये जो ब्लैक पार्ट होता है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो जलता है, तो इसलिए नीचे नीचे ब्लू लाइट हो जाती है। अब आता है फ्यूल्स। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, तो उसमें फ्यूल्स होते क्या है? फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो हवा में जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, विच रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस इन लार्ज क्वांटिटीज। जब फ्यूल को जलाते हैं तो बहुत क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में हार्मफुल गैसेस उसमें से निकलती हैं। और फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज फ्यूल, नेचुरल फ्यूल्स एंड ड्राइव्ड फ्यूल्स। 2 तरह में क्लासिफाइड है, नेचुरल फ्यूल्स और ड्राइव्ड फ्यूल्स। इफ अ फ्यूल इज प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट, इट इज कॉल्ड नेचुरल फ्यूल। If a fuel is produced to improve its quality, it is called derived fuel। अब फ्यूल को भी क्लासीफाई किया गया है। सॉलिड फ्यूल होते हैं कुछ, और कुछ लिक्विड फ्यूल होते हैं, कुछ गैसियस फ्यूल होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स भी वो जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स हो गया, जो भी हम लोग जलाते हैं वो सॉलिड ही रहते हैं रूम टेम्परेचर में, तो उसको कहते हैं सॉलिड फ्यूल। जैसे कि हमने देखा है रूरल एरियाज में वुड पे फायर लगा के हाथ सेकते हैं, तो वो वुड भी एक सॉलिड ही रहता है। और जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट जलाते हैं, एनिमल डंग केक्स को यूज करते हैं, आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब एनर्जी के सोर्स हैं जो कि एनर्जी देते हैं। ये फ्यूल्स एनर्जी देते हैं, सॉलिड फ्यूल्स। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कोल, केक, कोल, कोक, वुड, चारकोल, एनिमल डंग केक्स, बैगेस, एग्रीकल्चर वेस्ट। ये सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कोल भी देखा है हमने, वो सॉलिड रहता है जलने के बाद। तो ये हो गए सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल। अब होता है लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल, जैसे कि पेट्रोल लिक्विड होता है, डीजल लिक्विड होता है। तो ये सब जो वेपर प्रोड्यूस करते हैं जलाने के बाद, ये वेपराइज हो जाते हैं। तो
ये हो गए लिक्विड रहते हैं ये सब, तो ये लिक्विड में आ जाएंगे। अब आता है गैसियस फ्यूल। Combustible gases or mixture of combustible gases are called gaseous fuels. Some commonly used gaseous fuel जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, जैसे गोबर गैस भी कहा जाता है बायोगैस को, और कोल गैस हो गया, वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को एलपीजी कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को सीएनजी कहा जाता है। अब पेट्रोलियम गैस फोर्थ है, पेट्रोलियम गैस is obtained as a byproduct during the fractional distillation of petrol. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, कि गुड फ्यूल होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हम जलाते हैं, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो गुड फ्यूल के लिए जरूरी रहता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, ये सब जरूरी होना चाहिए। वो इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, वो इजीली उसको हम लोग स्टोर कर सकें और इजीली हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, पहला ये हो गया। सेकंड, इट शुड बर्न स्मूथली विदाउट एमिटिंग हार्मफुल गैसेस, वो स्मूथली बर्न हो जाए और बिना किसी हार्मफुल गैसेस के। इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक, उसमें से धुआं ना निकले। इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर में बर्न हो जाए। इट शुड हैव हाई क्लोरिफिक वैल्यू, क्लोरिफिक वैल्यू भी उसकी हाई रहे। तो आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल क्या होता है, जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जिस चीज में हो, जिस फ्यूल में हो, उसको कहते हैं आइडियल फ्यूल। तो द फ्यूल विच सेटिस्फाई ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल इज टर्म्ड एज आइडियल फ्यूल। अब आता है क्लोरिफिक वैल्यू, जैसे कि हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी था कि हाई क्लोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए किसी भी फ्यूल की। अब हम पढ़ेंगे क्लोरिफिक वैल्यू होती क्या है। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में 1 ग्राम फ्यूल हीट रिलीज कर दे, उसको कहते हैं हाई क्लोरिफिक वैल्यू। व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली पूरा जल जाए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। और ये क्लोरिफिक वैल्यू किस में मेजर होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, किलोजूल्स पर ग्राम। ये किस में मेजर होती है, किलोजूल्स पर ग्राम। अब आता है फ्यूल एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट एज रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ कंप्लीट कंबशन। जब द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, कंप्लीटली वो बर्न हो जाती है जब, उसको कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज नोन एज क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। जैसे कि हमने क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को पढ़ा, वो किस में एक्सप्रेस किया जा सकता है इन यूनिट में, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर ग्राम। तो अब आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जैसे हम फ्यूल जलाते हैं तो उसमें हार्मफुल क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला आता है कि जब हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं कि फ्यूल को जलाने के बाद हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, लाइक जब हम वुड जलाते हैं, कोल जलाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एयर में। तो यही कार्बन पार्टिकल्स डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हवा में मिलके वो पॉल्यूटेंट्स हार्मफुल होते हैं वो हमारे लिए, विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस। जो हम सांस लेते हैं वो एयर हमारे अंदर जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत डिसीजेस हो जाती हैं लोगों को इसी वजह से, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो गया। अब आता है इनकम्प्लीट कंबशन और ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस अ वेरी पॉइजनस गैस। जो इनकम्प्लीट कंबशन, अच्छे से कंबशन इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो भी बहुत पॉइजनस गैस क्रिएट करती हैं, उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्सेसिव इनहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन किल अ पर्सन। अगर कोई पर्सन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करेगा, ज्यादा उसके अंदर जाएगी, तो वो पर्सन को मार भी सकती है।
हमें कभी भी डोर या विंडो के सामने नहीं सोना चाहिए. एंड हैविंग अ कोल फायर बर्निंग इनसाइड. This is because when coal burns in an insufficient supply of air in the room, then a lot of carbon monoxide is produced. अगर हम जैसे कि कोल कभी कभी ठंड में अगर हम घर में कमरे में अगर कोल जला देंगे और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो पूरे कमरे में धुआं हो जाएगा, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. तो when a person sleeping in this room breathe is poisonous कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दे में ऑल डाई. तो फिर पॉइजनस गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड वो इंसान को मार भी सकती है. तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इन द एनवायरमेंट, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. तो फ्यूल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तो फिर एयर में बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. Carbon dioxide gas in the air traps sun's heat rays by producing greenhouse effect. वो फिर सन की हीट को ट्रैप कर लेता है, सन की हीट जो हीट रेस होती हैं उनको ट्रैप कर लेता है और उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस अफेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दिया है, जब राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. तो ये पूरी यहाँ पर दी है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो जाती है इससे. अब आता है नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोल डीजल से. जब हम कोल पेट्रोल डीजल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि एयर में चला जाता है. ये बहुत सफोकेटिंग होता है, मतलब कि हम घुटन होती है, इससे सांस नहीं ले पाते अच्छे से और कॉरोसिव गैसेस निकलती हैं. इट में डैमेज, इससे क्या होता है, हमारे लंग्स को डैमेज होता है. The burning of petrol and diesel in the engines of vehicle also releases nitrogen oxide in the air. जब व्हीकल्स में जो ये पेट्रोल और डीजल यूज होता है तो इससे भी क्या होता है, ये क्या उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है व्हीकल से एयर में, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती है. तो ये सब हमने क्या पढ़ा कि हमारे लिए ये किस तरह हार्मफुल होती हैं. अब आता है द ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स डिजॉल्व इन रेन वाटर. जब फ्यूल को जलाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है एंड फॉर्म एसिड. फिर वो एसिड फॉर्म हो जाता है, तो वो रेन वाटर एसिड कंटेन करता है, तो फिर एसिड रेन क्या कहा जाता है, उसको एसिड रेन हो जाती है. तो हम पेट्रोल और डीजल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी. तो जो पेट्रोल और डीजल जलाया जाता है एज अ फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में, तो फिर वो रिप्लेस्ड हो गई हैं, सीएनजी से रिप्लेस कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल रहती है. सीएनजी गैसेस, हार्मफुल गैसेस स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं और इट बर्न्स विदाउट स्मोक, सो इट इज अ क्लीन फ्यूल. और फिर उसमें से ज्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए सीएनजी यूज किया जाता है बहुत जगह. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, बर्निंग वुड. अगर हम वुड को जलाते हैं एज अ फ्यूल, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है. तो अगर हम वुड को जलाएंगे तो इसमें फर्स्ट दिया है कि वो बहुत स्मोक प्रोड्यूस करेगा, बहुत धुआं निकलेगा उसमें से, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है. इट कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसीज, इससे रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती हैं. तो अब नेक्स्ट आता है व्हेन ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड. फिर ट्रीज को काट के जब वुड ऑब्टेन होती है, हमें उसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, देन ऑल द यूजफुल सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज आर लॉस्ट. तो फिर हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो हमें ट्री से मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उसको काट के वुड का यूज कर लेते हैं पहले ही. और नेक्स्ट द डिफॉरेस्टेशन इज वेरी हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट. हमने 5th में भी पढ़ा होगा आपने कि डिफॉरेस्टेशन बहुत हार्मफुल रहती है इन्वायरमेंट के लिए. पेड़ वेड़ कट जाएंगे तो ये हार्मफुल है हमारे लिए. हमें सब कुछ पेड़ों से मिलता है और हमारी जान भी बचाते हैं पेड़. एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. तो वुड से ज्यादा क्या है बेटर, एलपीजी बेटर है. इट हैज हायर क्लोरिफिक वैल्यू हायर होती है, सो इट प्रोड्यूसेस मच मोर हीट. तो फिर ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. और बर्निंग दैन अ इक्वल मास ऑफ वुड.
नेक्स्ट दिया, इट बर्न्स विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी स्मोक, बिना किसी धुएं के ये बर्न होता है. इट बर्न्स कंप्लीटली विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू. और ये बर्न करते हैं तो इसमें कुछ छूट भी नहीं जाता है, कुछ सॉलिड रेसिड्यू. बट वुड लीव्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ एश. लेकिन अगर हम वुड को जलाते हैं तो उसमें से बहुत राख निकलती है जलाने के टाइम, लेकिन जो एलपीजी होता है उसमें से ये सब नहीं निकलता. तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमने पढ़ा था पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर दिया सीएनजी से, और इधर पे वुड को रिप्लेस कर दिया एलपीजी से. तो हमें एलपीजी यूज होना चाहिए और सीएनजी यूज होना चाहिए, वरना बाकी सब को एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो उससे हार्मफुल रहता है इन्वायरमेंट के लिए. ओके, थैंक यू.